मेरे से पहले बड़े विस्तार से सारी बातें आपके सामने रखी गई। किस तरह से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी आज न केवल हमारे युवा वर्ग के साथ नाइंसाफी कर रहा है, बल्कि देश को कमजोर करने में लगा हुआ है। पहले तो धर्म और जात के नाम पे बांटा, अब धर्म और जात के नाम पे बांट करके सत्ता में आई। जब लोगों को ये बात समझ आई तो फिर नए तरीके से आरएसएस को कैसे और ज्यादा बढ़ावा मिले, उसके लिए इन्होंने स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेज पकड़ ली। पिछले दिनों एक महिला बिल आया, मोदी जी ने स्पेशल सेशन बुलाया उसके लिए, और वो जो बिल लेकर के आए थे क्या तो ये रहते कि महिलाओं को आरक्षण देने की बात, लेकिन आरक्षण की आड़ के अंदर परिसीमन करना चाहते हैं, और परिसीमन भी अपने तरीके से करके सीटें बढ़ा करके देश के ऊपर लंबे समय तक कैसे काबिज रहा जाए, इसके लिए एक योजना बना दी। और जब बिल गिर गया तो बड़ी हैरानी की बात है, पूरे देश के अंदर जहां जहां बीजेपी सत्ता में थी वहां पे जितने प्राइवेट कॉलेज थे लड़कियों के विशेष तौर पर, उन कॉलेजों के अंदर सरकार की तरफ से चिट्ठी निकाली गई, और उस चिट्ठी में बाकायदा तौर पे उन कॉलेजों का संचालन करने वाले जो लोग थे, चाहे कोई ट्रस्ट था, चाहे कोई सोसाइटी थी, चाहे किसी का प्राइवेट था, उसको ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि आप अपने कॉलेज की बच्चियों के हाथ में तख्तियां दे करके शहर शहर के अंदर प्रदर्शन करोगे और उस पे ये कहोगे कि विपक्ष जो है वो महिलाओं का विरोध करता है। मतलब किस तरह से जहर फैलाया जा रहा है, किस तरह से षड्यंत्र के तहत कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। झूठ के साथ दाव अपना खेलना चाहते थे और विपक्ष पे आरोप लग रहे थे। आज तो सरकारी नौकरियों के बारे में चर्चा हो रही है, लगातार पेपर लीक के मामले आ रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है, सबसे बड़ा अगर घोटाला है तो पेपर लीक का। कोई भी एक एग्जाम ऐसा नहीं हुआ इस हरियाणा प्रदेश में जिसमें पेपर लीक ना हो। मेरे ख्याल 25 से ज्यादा बार पेपर लीक हुए, नीट का भी हो गया। तो सबसे महत्वपूर्ण है, माजरा साहब आपको बता रहे थे कि किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने लेक्चररों की पोस्ट निकली। प्रोफेसर की निकली, असिस्टेंट प्रोफेसर की निकली, कई इंजीनियर्स की निकली, उनमें कितने कितने लोग बाहर से लेकर के लगाए गए। मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं। पिछले दिनों यमुनानगर के अंदर एक खालसा कॉलेज है और करनाल में भी खालसा कॉलेज। दोनों सोसाइटियां जो उस कॉलेज को चलाने वाले हैं, उनके जो चेयरमैन है वो मेरे जानने वाले। एक का तो प्रिंस है और एक का सानी है। हमारे जब साथियों को इस बात का पता लगा कि मेरे मिलने वाले लोग हैं, पंजाबी के असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टें थी, जो अभी बताया गया था कि 10 में से 9 बार के लगा दी, और मेरे पास 10-12 लोगों ने सिफारिश करी कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, नेट क्लियर है, पीएचडी है, आप उसकी सिफारिश करो, पंजाबी का असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाएगा। किसी ने अपनी बहू के लिए कहा, किसी ने अपनी बेटी के लिए कहा। और जब हरियाणा सरकार में पोस्ट निकलती है तो हमारे पीएचडी और नेट पास बच्चे जो हैं उनको दरकिनार कर दिया जाता है, बाहर के लोगों से पैसा लेकर के उनको भर्ती कर दिया जाता है।
कैसे हरियाणा प्रदेश को बीजेपी की सरकार बनने के बाद कमजोर करने की साजिश बीजेपी ने रची है। हमारा हिस्से का जो पानी पंजाब से मिलता था, इसके लिए आपने एक लड़ाई लड़ी। जब भाखड़ा का पानी आपका कम कर दिया गया था, 3000 की शिप पे जाकर के छोड़ दिया था 9000 की शिप पानी को, तो केवल आपकी पार्टी ने लड़ाई लड़ी थी, बाकी सब तो घर बैठते थे। और हमने लड़ाई लड़ करके पंजाब की सरकार को चेतावनी दे करके हमारे हिस्से का पानी लिया। अब आने वाले समय में आपको आपके हिस्से का पानी ना मिले, उसके लिए भाखड़ा का बोर्ड बना हुआ है, जिसको बीबीएमबी का बोर्ड कहा जाता है, भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड। उस बोर्ड के अंदर इरिगेशन का जो सेक्रेटरी मेंबर लगता था, वो हरियाणा प्रदेश से था। एससी के सत्र का अधिकारी मेंबर लगा करता। मनोहर लाल खट्टर के पास ये डिपार्टमेंट है, जिसको हमारी पैरवी करनी चाहिए थी। जो 10 साल हमारे यहाँ मुख्यमंत्री रह करके गया था, पैरवी करने की बजाय उस बोर्ड से जो हमारे मेंबर सेक्रेटरी की पोस्ट थी, उसको खत्म कर दिया। उसको खत्म करने का मतलब सीधा सा है कि वहां अब अपनी मनमर्जी से पानी का बंटवारा किया जाएगा। हमारा पानी जब चाहेंगे कम कर देंगे, जब चाहेंगे हमें पूरा दे देंगे। हमें रोज उस पानी के लिए सड़कों पे खड़ा रहना पड़ेगा, रोज लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये तो थी किसान को कमजोर करने का एक तरीका निकाला। उसके बाद बुजुर्गों को पेंशन काटने का काम किया, किसान को मंडियों में कमजोर करने की साजिश रची गई, उसकी लड़ाई आपने लड़ी। हमारे पास तो ले दे करके एक नौकरी बची थी, उस नौकरी को भी इन्होंने खत्म कर दिया। एक तरह से बिहार से ला करके एक व्यक्ति को यहाँ पे चेयरमैन लगा दिया, जो हमारी भाषा नहीं समझता, जिसको हमारे कल्चर का पता नहीं, जो ये कहता है कि हरियाणा के बच्चे जो है जो पढ़ लिख तो लेते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू पे आते हैं तो उनको बात करने का तौर तरीका नहीं। वो हमारी भाषा नहीं समझता ना, हम किस भाषा में बात करते, उसको तो बिहार की भाषा समझ में आती। मुझे लगता है ऐसे व्यक्ति के लिए भाषा दूध की भी जरूरी हो जाएगी, ऐसों का इलाज करना पड़ेगा। हम चेतावनी देते हैं सरकार को कि ऐसे लोगों को तुरंत बाहर करें। हरियाणा प्रदेश के जो 2.5 करोड़ लोग हैं, उनमें से किसी का चयन करके पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन लगाया जाए, जो हमारी भाषा को समझ सके, जो हमारे कल्चर को समझ सके, जो हमारे बच्चों को आज कमजोर करने के बजाय उनकी जितनी एजुकेशन है उस एजुकेशन के हिसाब से उनको रोजगार देने, उनको नौकरी देने का काम करें। हमारे बच्चों का इंटरव्यू के अंदर कम नंबर देकर के सिलेक्शन से रोकने का काम किया जा रहा है, और कहा यह जा रहा है कि इंटरव्यू के समय ठीक ढंग से बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते। आज हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हमारे बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जैसे चौधरी संपत सिंह कह रहे थे, आज प्रचार प्रसार का जमाना है। जो बात आज हम यहाँ कर रहे हैं, जो आज हम टेलीफोन पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये सारी बातें हमें लोगों तक पहुंचानी चाहिए। लोगों तक पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया है सोशल मीडिया, जिसका जिसके साथ लगाव है, जुड़ाव है, जिसकी जिससे बात हो रही है, वो उस तक के मैसेज जरूर पहुंचाने का काम है। जब ये सारी चीज डिटेल से पहुंचाओगे तो हर व्यक्ति को सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि हमारे बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस काम को भी बहुत आगे बढ़ाने का काम करें। आज तो हम चेतावनी लेकर के जा रहे हैं। आज हम गवर्नर को मेमोरेंडम देंगे कि गवर्नर जो हमारा क्योंकि संवैधानिक हेड है, हमें सरकार से उम्मीद नहीं है, सरकार तो है ही नहीं। सरकार तो आपने देखी थी, अभी चुनाव हुए थे पिछले दिनों नगर परिषद के। बधाई देता हूं मैं सारे कार्यकर्ताओं को, हमने जिनकी जो जिम्मेवारी लगाई आपने बहुत अच्छे ढंग से निभाई, और नतीजे भी आपके फेवर में आए। आपका जो अम्बाड़ा से कैंडिडेट था, वहां 1,07,000 वोट पोल हुए थे, हमारे कैंडिडेट को 22,000 वोट मिले, 22% वोट मिला है।
आज लोग बीजेपी से दुखी है, कांग्रेस से परेशान है। आज लोग आपकी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इस वक्त ये चुनाव जो हुआ था, इसके अंदर सरेआम लूट मचाई गई है। आप अम्बाड़ा में ले लो, पंचकूला में ले लो, मशीनें जो ध्यान रखी हुई थी, वहां कहते हैं कैमरे खराब हो गए थे, लाइट खत्म हो गई, बिजली बंद कर दी गई। कैमरे ठीक करने के नाम पे पंचकूला से एक टीम भेजी गई अम्बाड़ा में, जो 2.5 घंटे वहां अंदर रही और 2.5 घंटे के अंदर उन्होंने मशीनें बदलने का काम किया। यही हालत पंचकूला में थी। जहां सबसे ज्यादा वोट आपके पक्ष में आना था, उस वोट को कम करके बीजेपी के पक्ष में डरवा करके उनको जिताने का काम किया। किस तरह से मुख्यमंत्री जाकर के, इनके मंत्री जाकर के, जो इनके कैंडिडेट थे, वो लोगों को डरा और धमका रहे थे, पैसा बांट रहे थे, कह रहे थे खुलेआम कि किसी दूसरे को अगर आपने पार्षद बना दिया तो आपके वार्ड के काम भी करें। लोग अब इनकी हर चीज को समझते, लोग अब डट करके आपके साथ खड़ा होना चाहते हैं। ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम लोगों तक पहुंचे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप समय निकाल करके लोगों तक जाओगे, सरकार की बेकायदियों के बारे में जिक्र करोगे, बताओगे, और खास करके जो युवाओं के साथ आज धोखाधड़ी हो रही है, इसके बारे में खुल करके चर्चा करो। अब मेरी आप सब साथियों से गुजारिश है, आप जहां पूरे प्रदेश से चल करके यहां तक पहुंचे, गर्मी के इस मौसम में जहां 42-43 डिग्री टेम्परेचर है, आज तो परमात्मा ने भी हमारा साथ दिया है। हवा चल रही है, इसकी वजह से हम यहाँ खड़े होकर के आपस में बातचीत कर रहे हैं। अगर हवा बंद हो जाती तो इन अफसरों का क्या बिगड़ता है? इनके तो ऐसे चल रहे हैं, परेशान होते हैं तो प्रदेश की जनता परेशान हो रही है, प्रदेश का युवा परेशान हो रहा है, महिला परेशान हो रही है, किसान परेशान हो रहा है। हमारी एक जिम्मेवारी बनती है कि हमारे प्रदेश में किसी के व्यक्ति के सामने कोई परेशानी सरकार खड़ी करती है तो उस लड़ाई को हमें उनके साथ खड़ा होकर के लड़ना पड़ेगा। चौधरी देवीलाल एक ही बात कहते हैं कि सत्ता जो है लोगों की सेवा करने का एक साधन है, और विपक्ष जो है, जब आप विपक्ष में हो तो सरकार किसी के साथ भी किसी भी किस्म की नाइंसाफी करे, सरकार किसी के साथ कोई बेकायदगी करे, तो फिर विपक्ष की जिम्मेवारी है कि उनके साथ खड़े होकर के उनके साथ न्याय करें। आज हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जिस तरह का अन्याय सरकार कर रही है, इसके खिलाफ एकजुट होकर के, लोगों को एकजुट करके हमें इस लड़ाई को लड़ना है और हमारे पढ़े लिखे युवाओं को जो है न्याय करवाने का काम करना है। उस लड़ाई में आगे पार्टी की तरफ से जो जिम्मेवारी आपकी लगेगी, आपने उस जिम्मेवारी को कर गांव-गांव तक पहुंचाना है और फिर इसको किस तरह से बच्चों को न्याय मिले, इसके लिए आगे तैयार है। अब आप सब मेरे साथ यहाँ इतनी दूर से चल करके आए हो, सारे यहाँ से मेरे साथ पब्लिक सर्विस कमीशन के तब तक चलोगे, नारे लगाते हुए चलोगे। यहाँ साथ में हम अपना मेमोरेंडम देंगे और वहां से फिर हम अपने अपने काम में हमारे जिम्मेवारी